हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो दोस्तों, जब भी इलेक्शंस की बात होती है एक सवाल बार बार उठता है, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स पर भरोसा कर सकते हैं और क्यों नहीं करते कुछ लोग इस पे भरोसा। इलेक्शन का प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन जब ईवीएम्स की बात होती है तो कुछ डाउट्स हमेशा साथ आ जाते हैं। और अभी रीसेंट न्यूज में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो इसी मुद्दे पर है। सो आज हम ये केस समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि असल में असली प्रॉब्लम क्या है। पर इसी के साथ आपको बता दे कि दिल्ली हाई कोर्ट में ईवीएम से जुड़ी प्ली के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक काफी इम्पोर्टेंट सवाल रेज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम सवाल उठाया कि क्या मर्डर और रेप जैसे सीरियस चार्जेस में फंसे लोगों पर इलेक्शन लड़ने से बैन लगाने से उन्हें इरिवर्सिबल नुकसान होगा अगर बाद में वो ट्रायल के बाद बेगुनाह साबित होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि अगर एक इलेक्टेड व्यक्ति बाद में सीरियस क्राइम्स में दोषी पाया जाता है तो कानूनी रिलीफ के प्रोविजंस भी है। पिटिशनर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आर्ग्यू किया कि कैंपेन और इलेक्शन लड़ना फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, देश में सिर्फ 5000 सीट्स है और 1 बिलियन से ज्यादा लोग, क्या हम इलेक्शंस के लिए ईमानदार लोग नहीं ढूंढ सकते। इस पर जस्टिस कांत ने जवाब दिया, और इनमें से कितने लोग खुद आगे आके इलेक्शंस लड़ते हैं मिस्टर उपाध्याय। जस्टिस कांत ने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि हमें एक देश के रूप में इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, क्या हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है। मिस्टर उपाध्याय ने कहा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ईमानदार लोग नहीं आते क्योंकि सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। ये एक्सचेंज तब हुआ जब मिस्टर उपाध्याय ने ओरल मेंशनिंग की अपनी पिटिशन की, और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 27 को फर्दर हियरिंग करने का फैसला लिया है। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार लोगों को लेकर सवाल उठा था, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में ईवीएम्स के यूज को चैलेंज किया गया था, जिसे कि लोग एक ईमानदार सिस्टम नहीं मानते। तो फिर ये केस क्या था। एक पिटिशनर रमेश चंदेर ये कह रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 61A के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग एनालिसिस करके रीजन देना चाहिए कि वहाँ ईवीएम्स क्यों यूज हो रही है। साउंड्स फेयर, राइट? लेकिन कोर्ट का क्या कहना था। जस्टिसेस विभू भाकरू और तुषार राव गेदिले की बेंच ने ये कह दिया, नो मेरिट इन दिस अपील, केस डिसमिस्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। अब कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा कि सेक्शन 61A में लिखा है कि ईसीआई के पास फुल अथॉरिटी है ईवीएम्स यूज करने की, जब तक वो प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, और ये प्रोसीजर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। लेकिन पिटिशनर का कहना था कि ईसीआई को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अलग जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने क्लियर किया कि लॉ में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब ईवीएम्स पर सवाल उठाए गए हैं। जुलाई 2024 में भी एक ऐसे ही प्ली को डिसमिस किया गया था। तब भी कोर्ट ने कहा था कि ये मैटर ऑलरेडी सेटल्ड है। अब सवाल उठते हैं कि आम लोग इस डिबेट को कैसे देखती है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम्स टैम्पर प्रूफ है, सेफ है और इलेक्शंस फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ट्रस्ट इश्यूज और ट्रांसपेरेंसी के सवाल हमेशा बने रहते हैं। तो क्या ये केस एक वैलिड आर्गुमेंट लेके आया था या सिर्फ एक और फील्ड अटेम्प्ट था इलेक्शन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करने का। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक चीज क्लियर कर दी, लॉ के अंदर जो लिखा है वही फॉलो होगा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं है, जब तक ईसीआई ने अपना प्रोसीजर फॉलो किया हो। लेकिन ये डिबेट कहीं खत्म नहीं होती। भरोसा बनाना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना और पब्लिक को अवेयर करना, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। पर फिर भी आए दिन ईवीएम्स के खिलाफ उंगली उठना बंद नहीं हो रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में लगातार हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम्स पर अपनी चिंताओं को ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया था। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सही मुद्दा है। ईवीएम टैंपरिंग का जो सवाल कांग्रेस उठा रही है वो गलत डायरेक्शन में है। कांग्रेस ये मुद्दा ज्यादातर तभी उठाती है जब वो हार जाती है। खुद कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि ईवीएम टैंपरिंग का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, ना ही रिमोट हैकिंग का और ना ही प्री प्रोग्रामिंग का। दो बड़े अपोजिशन लीडर्स, जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस के ईवीएम वाले इल्जाम से दूरी बनाई हुई है। ईवीएम्स के थ्रू बीजेपी का सिलेक्टिव जीतने का कॉन्स्पिरेसी करना लॉजिक को ही चैलेंज करता है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी 2024 जनरल इलेक्शंस में मेजॉरिटी से पीछे क्यों रह जाती। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट्स को समझना मुश्किल नहीं है, ये सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स का नतीजा है। लेकिन कांग्रेस के बार बार ईवीएम मैनिपुलेशन का हवा खड़ा करना असली और सीरियस इलेक्शन इंटीग्रिटी के सवालों को दबा रही है। असल सवाल क्या है? बूथ कैप्चरिंग। जहां एक पार्टी का डोमिनेशन है और अपोनेंट के पोलिंग एजेंट्स नहीं होते, वहां पुराने स्टाइल का मैनुअल कैप्चर अभी भी एक रिस्क है। पोलिंग के लास्ट आवर्स में रिकॉर्ड टर्नआउट,
कई जगह लास्ट मिनट हैवी वोटिंग का अभी तक ईसीआई से प्रॉपर जवाब नहीं मिला है। वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट में सिलेक्टिव एडिशन और डिलीशन का पैटर्न बन गया है। दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स के सिलेक्टिव रिमूवल का इल्जाम लग चुका है। पुलिस का मिसयूज, उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस में वोटर्स को डराना धमकाना एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है। इलेक्शन शेड्यूलिंग, ईसीआई की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ रहे हैं। एक देश एक इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन 3 असेंबली इलेक्शंस 2 बैचेस में क्यों हुए और बीजेपी को इसका फायदा कैसे मिला? अपोजिशन को असली मुद्दों पर फोकस करना होगा। ईवीएम का भूत खड़ा करके असली इलेक्शन रिलेटेड सवाल ओवरलुक करना एक बड़ा गलत स्टेप है। इलेक्शन इंटीग्रिटी के सीरियस पॉइंट्स पर यूनाइटेड फोकस होना चाहिए। ईवीएम स्केयर्स के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। वोटर ट्रस्ट और डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी के लिए असल लड़ाई ये है। इसी के साथ एक और मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने हियरिंग का वेट कर रहा है, जिसकी नेक्स्ट डेट फिक्स हो चुकी है। अब इस मुद्दे के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने रिसेंटली अमेंडेड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 को चैलेंज किया। उनका कहना है कि इन अमेंडमेंट्स के जरिए सिटीजन्स के इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स तक एक्सेस का राइट खत्म किया जा रहा है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। इस केस हियरिंग के दौरान जयराम रमेश की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था। पर पहले चल के देख लेते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स क्या है और इनकी वजह से क्यों पूरा झगड़ा शुरू हुआ है। दिसंबर 20 को ईसीआई की सुझाव पर ही सेंटर ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में एक अहम बदलाव किया। इसके तहत अब पोल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक एक्सेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जब तक कि उनका स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। अमेंडमेंट का इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि अब पब्लिक सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्ट रिकॉर्डिंग्स और पोलिंग प्रोसेस के वीडियो रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्यूमेंट्स तक नहीं एक्सेस कर पाएगी। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप वोटर आइडेंटिटी की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए लिया गया है। हालांकि लोग इसे फ्री एंड फेयर एलिमेंट ऑफ इलेक्शन का वायलेशन बता रहे हैं। इस केस में रमेश को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सेंटर के इसी रीजन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया था। और ये सब सुनने और देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को मार्च 17 से पहले अपना जवाब फाइल करने को कहा है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच का बैलेंस बनाया जाए। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आप ईवीएम्स पर भरोसा करते हैं या आपको लगता है कि कुछ लूप होल्स अभी भी है? इलेक्शंस हम सबका फ्यूचर शेप करते हैं, तो चलो मिलके समझते हैं डेमोक्रेसी के हर पहलू को। कमेंट्स में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।